नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस अपनी जड़ों में कैसे मट्ठा डालती है, इसका ताजा सबूत उस समय मिला जब उसने जम्मू कश्मीर में वहां रह रहे सभी लोगों को इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग के अधिकार का विरोध किया। कांग्रेस के नेता पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। वे अभी भी 370 वाली स्थिति से उबर नहीं पाए हैं। जब 370 हटाई गई थी तो कांग्रेस के अनेक नेताओं ने या तो चुप्पी साध ली थी या खुलकर समर्थन शुरू कर दिया था। ये वो नेता थे जो जनता की नब्ज को पहचानते हैं। कांग्रेस ने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। यह तो आपको याद ही होगा कि 3 साल पहले जब लोकसभा में 370 खत्म करने का ऐलान किया जा रहा था तो कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था, मैं आपको याद दिला देता हूं। उन्होंने खड़े होकर के कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट का मामला है, यह मामला संयुक्त राष्ट्र में भी है, इसलिए भारत एक तरफा 370 हटा करके कश्मीर की स्थिति में बदलाव नहीं कर सकता। तब क्योंकि सारे देश में कांग्रेस की छीछा लीडर हुई थी तो कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी का कोई बचाव नहीं किया था। लेकिन अधीर रंजन ने जो भी कहा था वह अपने मन से नहीं कहा था। इसके 2 प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। पहला वही लाइन कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले साल यह बयान देकर के दोहराई कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 को वापस बहाल करेगी। अब कांग्रेस ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में सभी को वोट का अधिकार देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो अब इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस की कश्मीर के बारे में क्या नीति रही है और अब भी उसकी क्या नीति है। वह अब भी कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय होने देना नहीं चाहती। जबकि नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याओं में आई तेजी के बावजूद जम्मू कश्मीर के भारत में पूरी तरह ऐसे विलय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भविष्य में वापसी की कोई गुंजाइश ही ना रहे, कोई हिम्मत ही ना जुटा पाए। वैसे तो यह होना ही था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में रह रहे हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलता और मिलेगा, जैसा कि सारे भारत में यही नियम लागू है कि जो जहां रह रहा है वह वहां का वोटर बन सकता है। शर्त सिर्फ यह है कि वह 2 जगह से वोटर नहीं हो सकता। सबको पता था कि पंजाब में लाकर के जम्मू कश्मीर में बसाए गए सफाई कर्मचारियों और बंटवारे के समय पाकिस्तान के कब्जे से आकर के कश्मीर में आकर के बसे शरणार्थियों को वोट का अधिकार मिलेगा ही। इन दोनों वर्ग के नागरिकों को लोकसभा में वोट डालने का अधिकार था, लेकिन राज्य पर अब तक काबिज रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इन नागरिकों को न विधानसभा में वोट डालने का अधिकार दिया, न चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। वे 75 साल से 2म दर्जे के नागरिक बने हुए थे। 370 की वकालत करने वाली कांग्रेस और बाकी राष्ट्रीय दलों ने भारतीय नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं दिए जाने पर कभी सवाल नहीं उठाया था। इनमें जनाधिकारों की वकालत करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ 75 साल तक इससे भी ज्यादा नाइंसाफी हुई। राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पास करके सफाई कर्मचारियों के बच्चों को राज्य की नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। उनके बच्चे भले ही एमबीए कर लें, आईआईटी कर लें, पीएचडी कर लें, उन्हें जम्मू कश्मीर में रहना है तो सफाई कर्मचारी बनकर ही रहना पड़ेगा। अब जबकि विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन हो चुका है और अगले साल विधानसभा के चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान से आकर के बसे नागरिकों, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे राज्यों के जो लोग यहां रह रहे हैं वे भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा करके वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें मूल निवासी का प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे राज्यों के नागरिक जो केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे हैं वे सभी और सुरक्षा बलों के जवान भी
वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जहां से वो पहले वोटर हैं अपने गांव से, वहां से नाम हटाना होगा। यानी जो भी 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल का हो जाएगा और वह कश्मीर में रह रहा होगा, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। यही नियम सारे देश में है। फाइनल वोटर लिस्ट जम्मू कश्मीर की 25 नवंबर को जारी होगी। अनुमान है कि इसमें 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल हो सकते हैं। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ऐसी आशंका कतई नहीं थी, इसलिए जैसे ही चुनाव आयोग से घोषणा हुई, इन दोनों दलों और अन्य क्षेत्रीय दलों में खलबली मच गई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि सत्ता पर उनकी मोनोपोली खत्म होने वाली है। फारूक अब्दुल्ला ने एक गुपकार एलास बना रखा है। गुपकार कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहां वीवीआईपी को घर अलाट है और फारूक अब्दुल्ला का घर वहीं है। तो वहां पर जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उसको गुपकार अलायंस कहते हैं। लेकिन ये जो गुपकार अलायंस है, इसको विरोधी दल गुपकार गैंग भी कहते हैं और यह है वास्तव में गैंग ही। फारूक अब्दुल्ला ने तुरंत इस गुपकार अलायंस की मीटिंग बुला करके राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को वोट का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। जो उस बैठक में शामिल हुए उन सबने विरोध किया। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बैठक में शामिल हुई और शिवसेना के प्रतिनिधि ने बाहरी लोगों को वोटर बनाए जाने का विरोध किया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की कश्मीर नीति को भी छोड़ दिया है। इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, जनता दल यू, एएनसी, भाकपा, माकपा और जम्मू कश्मीर का जो अकाली दल है वह भी शामिल हुए। अब इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। शिवसेना असल में महाराष्ट्र का दल है, उसकी ब्रांच है वहां पर। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाहरी लोगों को मतदान के अधिकार के निर्णय को किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले कहा था कि 370 को हटाया जाना जम्मू कश्मीर में कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन 3 साल हो गए और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ रहना सीख गई है। फारूक अब्दुल्ला और बाकी दलों के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उनकी आशंका तो जायज ही है कि गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को मतदान के अधिकार का नतीजा यह होगा कि कल विधानसभा बाहरी लोगों के हाथ में हो सकती है। लेकिन इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। कर्नाटक में जो 100 साल 150 साल पहले आकर के बस गए राजस्थान के लोग, वहां का एक मूल राजस्थान का निवासी मुख्यमंत्री रह चुका है। इसी तरह बाला साहब ठाकरे खुद उत्तर प्रदेश से गए हैं, वह महाराष्ट्र के मूल निवासी नहीं। उनके जो परिजन थे पहले वो उत्तर प्रदेश से गए। और फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी की पहचान को बर्बाद कर देगा, तो आबादी की पहचान क्या मुस्लिम स्टेट होना है? वह यह कहना चाहते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि जब जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद ने महाराष्ट्र की वासिम लोकसभा सीट से और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ा, तो इन राज्यों के लोगों ने तो नहीं कहा कि वे यहां आकर के कैसे वोटर बन गए और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि दोनों क्षेत्रों की जनता ने उन्हें जिता करके लोकसभा में भेजा भी। गुलाम नबी आजाद तो महाराष्ट्र से 2 बार राज्यसभा में भी गए। कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी ने राज्य में रह रहे सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कहकर खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम वाई तारिगामी
इस संबंध में बयान दे चुके हैं। असल में इन सभी दलों को अब यह लगने लगा है कि बाहरी वोटरों के बूते भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बना सकती है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। पीडीपी को 28 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब भी हुई। लेकिन 370 हटने के बाद न सिर्फ उसका अपना वोट बैंक उसके साथ वापस लौट आया है, बल्कि सभी नए वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनको पहली बार वोट का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिल रहा है। और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है, उभर आएगी ऐसा लग रहा है, और फिर जोड़ तोड़ करके सरकार भी बना लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस संबंध में ट्वीट करके अपनी आशंका जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर के इतनी असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। लेकिन यह तो सारे देश में परंपरा है, यही तो इंटीग्रेशन है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो तभी बनेगा जैसे बाकी राज्यों में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू हो, और वह जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगी जब वहां पर रह रहे लोगों को वहां वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और यह अब मिलने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का अगला चुनाव जम्मू कश्मीर की स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख देगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं नया राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।